बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न आर्ट है। पहले हमने वेस्टर्न आर्ट पढ़ा, उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट को पढ़ा। अब हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे। ये जो वेस्टर्न आर्ट है, कंटेम्प्रेरी वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि इसमें हम मोस्टली वो काम पढ़ेंगे जो पास्ट में हुआ है और अभी भी हो रहा है, जिस तरह का काम, ठीक है, जो प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी चल रहा है अभी तक। तो ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न आर्ट होगा। इसके पहले आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन गोग। ये ब्लैंक छोड़ी हुई है, डैश ये विंसेंट वैन गोग की पेंटिंग के बारे में है। डैश इज़ प्रोबेबली विंसेंट वैन गोग्स मोस्ट फेमस पेंटिंग, instantly recognizable because of its unique style. This work has been the subject of poetry and fiction. इसमें से कौन सी पेंटिंग है? ये स्टारी नाइट है, बहुत फेमस पेंटिंग है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये इसका बहुत यूनिक स्टाइल था। दिस वर्क हैज़ बीन सब्जेक्ट टू पोइट्री फिक्शन। ये जो है स्टारी नाइट पेंटिंग है उनकी, बहुत ज़बरदस्त है। ये इम्प्रेशनिज़म की तरह का वर्क है, ओरिजिनल मतलब रियलिस्टिक नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टारी नाइट को कब पेंट किया गया। स्टारी नाइट वाज पेंटेड इन 1889। अब नेक्स्ट है दी कैफे टेरेस। डैश स्टैंड्स एज वन ऑफ द पेंटर्स मोस्ट रिमार्केबल वर्क। दी कैफे टेरेस, ये भी इनका काम है विंसेंट वैन गोग का। कैफे टेरेस जो है एक किसी कैफ़े का सीन है जिसमें लोग कोई खाना खा रहे हैं या चाय वगैरह पी रहे हैं। तो ये कैफे टेरेस इस तरह का सीन था। और नेक्स्ट इन्हीं की एक और पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। डैश एज वन ऑफ द विंसेंट वैन गोग्स मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फायरसली डिबेटेड पेंटिंग। ये एक इसका सेकंड ऑप्शन है वीट फील्ड एंड क्रो स्टैंड आउट। एक लैंडस्केप है जिसमें गंदम के खेत हैं और ऊपर उसके कौवे उड़ रहे हैं। ये जो विंसेंट वैन गोग है उसका सबसे पावरफुल काम है, ठीक है। ये विंसेंट वैन गोग की वो पेंटिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। ये जस्ट इम्प्रेशनिज़म या एक्सप्रेशनिज़म की तरह का काम है, जिसमें ये गंदम के खेत उन्होंने बनाए हैं और ऊपर ये कौवे उड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्सचर है, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है ये पेंटिंग। अब हमने इधर इनकी कितने काम पढ़ लिए इनके? आई थिंक 4। विंसेंट वैन गोग के हमने 4 काम पढ़ लिए हैं। स्टारी नाइट, द कैफे टेरेस, वीट फील्ड एंड क्रोज स्टैंड आउट। नेक्स्ट एक्सप्रेशनिज़म स्टार्ट हो गया। एक्सप्रेशनिज़म जो है ये मूवमेंट है, आर्ट मूवमेंट है। एक्सप्रेशनिज़म वाज ए मॉडर्निस्ट मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन डैश एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। एक्सप्रेशनिज़म जो है ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, उसके शुरू में ये स्टार्ट हुआ। एक्सप्रेशनिज़म वाज डेवलप एज ए एवेंट ग्रेड स्टाइल बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब एक्सप्रेशनिज़म कब डेवलप हुआ? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इसको डेवलप कर लिया था, इस मूवमेंट को। मोस्टली मूवमेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड वार के बाद आई हैं, जब दुनिया की जंग हुई थी बड़ी सबसे, उसके बाद जो आई थी वो मोस्टली उस जंग को डिनाई करने के लिए या उसके खौफ के बारे में, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको जो है उसके खौफ को दूर करने के लिए उस तरह की आई थी। ये उनसे पहले की मूवमेंट है एक्सप्रेशनिज़म की। अभी एक्सप्रेशनिज़म के पहले आर्टिस्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ड मंच। वाज ए प्रोमिनेंट डैश पेंटर। एक्सप्रेशनिस्ट थे ये, ठीक है। एक्सप्रेशनिज़म मूवमेंट के ही आर्टिस्ट को हम पढ़ेंगे तो इनमें मोस्टली जो है एक्सप्रेशनिस्ट ही होंगे। ये कब पैदा हुए थे? 1863। वन ऑफ हिज मोस्ट वेल नोन वर्क इज़ द स्क्रीम। इनका जो सबसे वेल नोन वर्क है वो है स्क्रीम। ये चिल्लाना कहते हैं जिसको, चीखना चिल्लाना, वो इन्होंने इसको पेंट किया था। इन्होंने एक्सप्रेशन ही दिए होंगे, विंसेंट वैन गोग की तरह का ही इनका काम है। लेट मी शो यू। ये उनकी पेंटिंग है दी स्क्रीम। इसमें भी उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, ठीक है। ये शायद कोई औरत है जो ब्रिज पे खड़ी हुई है, पीछे स्काई है, सनी स्काई है, और ये एक स्क्रीम वाला इफ़ेक्ट उन्होंने दिया हुआ है। ये औरत जो है इसके एक्सप्रेशन से भी ऐसा लग रहा है कि वो चीख रही है, ठीक है। ये इनकी पेंटिंग है।
दिस क्रीम वॉज पेंटेड कब पेंट हुई थी 1895 में। नेक्स्ट है दी सिक चाइल्ड, ये इनकी सेकंड पेंटिंग थी। दी सिक चाइल्ड इज़ टाइटल गिवन टू 6 पेंटिंग्स एंड अ नंबर ऑफ लिथोग्राफ्स ड्राई पॉइंट्स ईचिंग कंप्लीटेड बिटवीन 1885 टू 1926। इसको काफ़ी टाइम लगा, 1885 से लेकर 1926 के दरमियान ये कंप्लीट हुई। और ये इसकी टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि इस पेंटिंग में इन्होंने क्या यूज़ किया था। लिथोग्राफ्स थे, ड्राई पॉइंट्स थे, ईचिंग। ठीक है, ये है दी सिक चाइल्ड। ये वो पेंटिंग है दी सिक चाइल्ड। इसमें ये पेरेंट्स हैं, शायद ये बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। तो ये इनका सिक चाइल्ड पेंटिंग है, ये भी एक्सप्रेशनिज्म का ही वर्क है। ठीक है, अब हम एडवर्ड मंच की हमने 2 पेंटिंग्स पढ़ ली हैं। इसमें क्या है, दिस क्रीम एंड सिक चाइल्ड। विंसेंट वैन गॉग की हमने 4 पेंटिंग्स को पढ़ लिया। अब ये है कि सिम्बलिस्ट लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट स्टार्टेड इन रोमानिया ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहाँ से न्यू आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, सिम्बलिस्ट मूवमेंट, सिम्बलिज़म। ठीक है, पहले हमने एक्सप्रेशनिज़म को पढ़ा है। तो सिम्बलिस्ट लिटरेचर जो है ये कब स्टार्ट हुआ, एक तो ये विजुअल आर्ट था, रोमानिया से स्टार्ट हुआ कि और 19th सेंचुरी के बाद और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये मूवमेंट थी स्टार्ट हुई। हेनरी फुसली वाज ए डैश स्विस सिम्बलिस्ट पेंटर। ये हेनरी को हम पढ़ेंगे, ये सिम्बलिस्ट पेंटर आ गए। कब पैदा हुए ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। दी नाइटमेयर वाज पेंटेड। अब ये हेनरी फुसली ने जो पेंट किया, नाइटमेयर इनकी पेंटिंग थी। ठीक है, इसको इन्होंने पेंट किया। अब हमने उनकी 2 पेंटिंग्स पढ़ ली थी, एडवर्ड मंच की स्क्रीम एंड सिक चाइल्ड। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग जो हैं हमने उनकी 4 काम उनके पढ़े थे और इनके हमने 2 काम पढ़े हैं। नेक्स्ट सिम्बलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये कब स्टार्ट हुई थी, सिम्बलिस्ट लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट स्टार्टेड इन रोमानिया ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। सिम्बलिस्ट मूवमेंट जो थी ये 19th सेंचुरी के बाद और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टार्ट हुई एज ए लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट, और ये रोमानिया से इन्होंने स्टार्ट लिया। इसके अंदर ही 3-4 MCQs बन जाते हैं स्टेटमेंट के अंदर। हेनरी फ्यूसल ये जो थी इसकी वाज ए स्विस सिम्बलिस्ट पेंटर थे हेनरी फ्यूसली। ठीक है, ये कब पैदा हुए, 1741 में। नेक्स्ट इनका हेनरी फ्यूसली जो है हम इनका काम ही पढ़ेंगे। इनकी पेंटिंग थी नाइटमेयर, ये पेंट हुई। ये कब पेंट हुई ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये याद रखें, हेड ऑफ अ डेमन सोल फ्रॉम डेंटिस इन्फर्नो। ये MCQ आ सकता है कि ये किसकी पेंटिंग थी। मिल्टन डिक्टेटिंग टू हिज डाटर, ये इनका नाम है काम का। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है क्यूबिज़म। क्यूबिज़म इज़ एन अर्ली 20th सेंचुरी अवेंट गार्ड आर्ट मूवमेंट। 20th सेंचुरी में क्यूबिज़म स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बहुत फेवरेट आर्ट मूवमेंट है। ठीक है, क्यूबिज़म पायनियर बाय जॉर्ज ब्राक एंड पेब्लो पिकासो। ये किसने स्टार्ट की थी या किससे इंस्पायर्ड थी या कि कौन था इसको लेके आने वाला, तो ये 2 आर्टिस्ट हैं, जॉर्ज ब्राक एंड पेब्लो पिकासो। क्यूबिज़म वाज वाइडली फ्लोरिश्ड इन पेरिस। Cubism was the representation of a 3-dimensional form. क्यूबिज़म में 3 dimensional forms को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है इन क्यूबिस्ट आर्ट वर्क्स। अब ये हम पढ़ रहे हैं, इसके स्टेटमेंट्स के अंदर ही 2-3 MCQs बन जाते हैं कि क्यूबिस्ट जो हैं इसमें किस तरह का काम लेके आए थे वो। इन क्यूबिस्ट आर्ट वर्क्स ऑब्जेक्ट्स आर एनालाइज्ड, broken up and reassembled in an abstract form instead of depicting object from one viewpoint. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक साइड दिखाते, तो जितने भी क्यूबिस्ट हैं वो किस तरह का काम किया। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया, देन ब्रोकन अप उनको तोड़ा, देन रीअसेंबल इन एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, उनको दोबारा से एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में जोड़ दिया। कभी कान के साथ आँख थी तो नाक के साथ कान थे, इस तरह के इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट इनको जोड़ के बना दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट सा काम बना दिया इंस्टेड ऑफ डिपिक्टिंग फ्रॉम दी वन साइड। क्यूबिस्ट बन गए ना, क्यूब्स में इसको ब्रोक किया या ज्योमेट्रिकल शेप्स में इसको ब्रोक किया, ऑब्जेक्ट को उसको रीअसेंबल कर दिया। ये तकरीबन एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी है इस तरह की। कब स्टार्ट हुई,
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ क्यूबिज्म इनटू टू फेजेस। हिस्टोरियन जितने भी हमारे लिखते हैं हिस्ट्री, उन्होंने क्यूबिज्म को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज़ इज़ नोन एज एनालिटिक क्यूबिज्म, ठीक है, एनालिटिक, ये इसको जहन में रखें। एंड सेकंड इज़ अच्छा, ये पहले एनालिटिक की डेफिनेशन है। इन एनालिटिक क्यूबिज्म रिकंस्ट्रक्टेड थिंग्स विद इन ज्योमेट्रिक फ्रेम्स, जो चीज़ें हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक फ्रेम्स के अंदर, एनालिटिक्स में, ठीक है। एनालिटिक क्यूबिज्म में क्या करते हैं, चीज़ों को जैसे तोड़ने फोड़ने के बाद उसको ज्योमेट्रिक फ्रेम में ही एडजस्ट कर देते हैं। कब ये डेवलप हुआ एनालिटिक क्यूबिज्म? 1910 टू 12 के दरमियान। ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट हो सकता है। विच इज़ द सेकंड फेज? सेकंड फेज है सिंथेटिक क्यूबिज्म। सिंथेटिक में क्या है? सिंथेटिक इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बोल्ड एंड सिंपल कोलाज शेप्स। अब यहाँ पे इन्होंने बोल्ड और सिंपल जो शेप्स थी उनको कोलाज किया, मीन उनको जोड़ा, उनकी शेप्स को, तो ये क्या बन गए? सिंथेटिक। सिंथेटिक क्यूबिज्म रिमेन वाइटल अंटिल अराउंड द 1919 तक ये जारी रहा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पिकासो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ क्यूबिज्म। पिकासो, ये अब हमने जॉर्ज ब्राक और पेब्लो पिकासो जो थे, यही इनके पायनियर आर्टिस्ट थे और इन्होंने ही, ये इनके इन्वेंटर थे, पेब्लो पिकासो। बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं ये। वेस्टर्न हिस्ट्री के कब पैदा हुए? 25 अक्टूबर 1881 में। पिकासो वाज ए डैश पेंटर, ये स्पेनिश पेंटर थे। इनके बारे में आपको याद करना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं। पिकासोज डैश पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय सोम्बर पेंटिंग्स रेंडर्ड इन शेप्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। पिकासो जो थे, इनका ब्लू पीरियड आया था एक, मतलब इनका जो काम था वो ऑलमोस्ट ब्लू एंड ब्लू ग्रीन, जो ब्लूइश ग्रीन कलर्स थे, इसकी सीरीज़ थी तकरीबन। पीरियड कैरेक्टराइज्ड पिकासोस ब्लू पीरियड। पिकासोस ब्लू पीरियड कवर्स, कब तक ये जो था कवर हुआ, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1901 से 4 में। डैश इज़ रिकरेंट थीम इन पिकासोस वर्क ऑफ ब्लू पीरियड। ब्लाइंडनेस जो थी इनकी रिकरेंट थीम थी पिकासो के वर्क की, ठीक है। दी पिंक पीरियड, अब ब्लू के बाद उनका पिंक पीरियड आया। पिंक पीरियड में इन्होंने क्या किया? 1904 से 1906 के दरमियान ही कैरेक्टराइज बाय अ मोर चेरी स्टाइल विद ऑरेंज एंड पिंक कलर्स। ये अब इनका पिंक पीरियड स्टार्ट हुआ। क्या इनका था? 1904 से 6 के दरमियान। पहला पीरियड जो था वो 1901 से 4 तक ब्लू पीरियड, और ये 1904 से 6 तक ये और पिंक पीरियड। ठीक है, इनका जो पिंक पीरियड था वो 1906 से 8 तक रहा। पेब्लो पिकासोस पेंटिंग डैश हैज़ ऑफन बीन कंसीडर्ड एज अ प्रोटो क्यूबिस्ट स्टाइल। अब ये प्रोटो क्यूबिस्ट स्टाइल उनका क्यूबिस्ट मतलब काम था या कोई टेक्निक थी, इस स्टाइल में उन्होंने काम किया था कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में थी बॉडीज़ वगैरह। ये एक न्यूड फिगर्स इन्होंने बनाए हुए थे। लेस डी मॉइसल्स डी एविगनन, ठीक है, ये उनकी पेंटिंग का नाम था। अब इसी पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। लेस डी मॉइसल्स डी एविगनन वाज ए रेवोल्यूशनरी एंड कंट्रोवर्शियल पेंटिंग and led to wide anger and disagreement even amongst his closest friends and associate and friends। अब ये लेस डी मॉइसल्स डी एविगन जो है, ये बहुत रेवोल्यूशनरी पेंटिंग थी, कंट्रोवर्शियल्स थी, मतलब इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी लोगों की, क्योंकि इन्होंने न्यूड फिगर्स बनाए हुए थे। तो इनके बहुत सारे जो क्लोज इनके एसोसिएट्स थे या फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ बहुत सारे लोग इस पे गुस्सा भी हुए, बहुत सारे लोगों ने इनसे डिसएग्री भी किया इनकी इस पेंटिंग से। तो ये लेस डी मॉइसल जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल पेंटिंग रही है, रेवोल्यूशनरी भी थी। आप इसको गूगल करके आप देख सकते हैं। पिकासो पेंटिंग पेंटेड द वीपिंग वुमेन इन फ्रांस। वीपिंग वुमेन जो है इनकी, ये भी बड़ी फेमस पेंटिंग है, 1937 में पेंट हुई।
गार्निका इनकी पेंटिंग है। ये गार्निका वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ द गार्निका। ये जो गार्निका में बॉम्बिंग हुई जब, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने इसको बनाया। गार्निका डैश हैज़ गेन्ड अ मोनूमेंटल स्टेटस, become a perpetual reminder of the tragedies of war, as anti-war symbol and as a embodiment of peace। ये गार्निका पेंटिंग जो है इनकी डिटेल है, इसकी डिटेल है, इनको बहुत बड़ा मोनूमेंटल स्टेटस इसको मिला, ठीक है। और ये वार जो थी ये को उसका एक रिमाइंडर बन गया। बॉम्बिंग हुई थी जो गार्निका पे, ठीक है। एंटी वार सिंबल है ये, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस है। ओके, नेक्स्ट है जी ब्राक आर्ट। जॉर्ज ब्राक और पैब्लो पिकासो, ये आपसे हिंट में रखे हैं कि यही इनके इन्वेंटर थे, ठीक है। अब इसको जो जॉर्ज ब्राक हैं इसको फादर ऑफ क्यूबिज्म भी कहा जाता है। Braque was most well known for being the founder of Cubism alongside famous artist Pablo Picasso। Pablo Picasso के साथ साथ जो Van Gogh जो जॉर्ज ब्राक थे, ये दोनों फाउंडर थे क्यूबिज्म के। और इसको जॉर्ज ब्राक जो हैं इसको फादर ऑफ क्यूबिज्म भी कहा जाता है। कब पैदा हुए? 13 जून 1882 में, ठीक है। डैश इज़ एक्नॉलेज एज द मास्टरपीस ऑफ एनालिटिकल क्यूबिज्म। एनालिटिक हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स में रिकन्स्ट्रक्ट कर देते थे ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने फोड़ने के बाद। मेंडोला है, ये इनकी पेंटिंग है, मास्टरपीस रहा है। मेंडोला जो थी ये एनालिटिकल क्यूबिज्म का पार्ट थी। नेक्स्ट है जी वोमेन विद द गिटार, ये इनकी बहुत अच्छी बहुत प्यारी पेंटिंग है, 1930 में पेंट की। Another masterpiece of Braque piano and Mendola was painted 1909 to 10। अब ये हमने जॉर्ज ब्राक के 3 काम पढ़े, मेंडोला, वीपिंग वोमन, वोमन विद गिटार, ब्राक पेंटिंग एंड मेंडोला। नेक्स्ट इसकी एक आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फॉविज़म, ये आर्ट मूवमेंट है, तकरीबन हमें 20th आर्ट मूवमेंट पढ़ रहे हैं इधर, 20th सेंचुरी की आर्ट मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं। फॉविज़म इज़ द स्टाइल ऑफ लूज ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोव? फोव जो है इसका जैसे फॉविज़म का स्टार्ट है, तो फोव का मीनिंग क्या है? द वाइल्ड बीस्ट। ये मैंने लिखा हुआ है कि वाइल्ड बीस्ट जो होते हैं जंगली दरिंदे होते हैं, ठीक है। फोविज़म आर्टिस्ट या फोव आर्टिस्ट हुज वर्क एम्फसाइज्ड पेंटरली क्वालिटीज़ एंड डैश over the representational or realistic values retained by the impressionism। अब इनका जो काम था वो किस चीज़ पे जोर देता था, किस चीज़ की क्वालिटीज़ उसमें नज़र आती थी? रिप्रेजेंटेशनल और रियलिस्टिक वैल्यूज़ रिटेन बाय इम्प्रेशनिज़म। इम्प्रेशनिज़म से इसका टच था, या इम्प्रेशनिज़म से जो क्वालिटीज़ इन्होंने गेन की हुई थी, स्ट्रॉन्ग कलर था उसमें, एक बेसिक जो था वो स्ट्रॉन्ग कलर यूज़ करना इम्प्रेशनिज़म से। इम्प्रेशनिज़म की हमने काफ़ी पेंटिंग्स देखी हैं, सब में सॉलिड स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ किए हुए थे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मूवमेंट? हेनरी मैटिस जो हैं ये फॉविज़म के फाउंडर हैं। कब पैदा हुए? 31 दिसंबर 1869 में। विच इज़ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग ऑफ फॉविज़म? द जॉय ऑफ लाइफ, ठीक है। पर्पल कोड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द हेनरी मैटिस मेच्योर डेकोरेटिव स्टाइल। सेकेंड काम इनका blue nudes are major series of the Matisse final body of work known as the cutouts। ये सीरीज़ बनाई थी इन्होंने ब्लू न्यूड्स की, ठीक है। अब हमने फॉविज़म की शायद हेनरी मैटिस हैं, उनके जो काम हमने पढ़े हैं, द जॉय ऑफ लाइफ, पर्पल कोट एंड ब्लू न्यूड्स, इसकी जो सीरीज़ थी। डैश एंडी वॉरहल मेरे ख्याल में नहीं, डैश वाज को फाउंडर ऑफ फॉविज़म विद हेनरी मैटिस। एंड्रू ड्रेन जो हैं ये इनके को फाउंडर थे फॉविज़म के। हेनरी मैटिस ने फॉविज़म का स्टार्ट लिया, तो इनके साथ कौन थे? एंड्रू ड्रेन। डैश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉविस्ट कंपोजिशन। चेरिंग क्रॉस द ब्रिज, ये एक ब्रिज की पेंटिंग है, ठीक है। चेरिंग क्रॉस द ब्रिज, ये फॉविज़म की फाइनेस्ट पेंटिंग है। विच एंड्रू ड्रेन्स मास्टरपीस? द टर्निंग रोड, ठीक है। ये सेकंड काम हो गया एंड्रू ड्रेन का।
फोविज्म के ये आर्टिस्ट हैं। बोट्स इन दी पोर्ट ऑफ कोलियर, वन ऑफ द मोस्ट डैश वर्क ऑफ द पेंटर्स अर्लियर कैरियर, विब्रेंटली कलरफुल। ये इनका थर्ड काम पढ़े हम, किसका? एंड्रू ड्रेन का, बोट्स इन दी पोर्ट ऑफ कोलियर। Fauvism was an artistic and social movement that originated in Dash in the early 20th century, इटली में। जो फ्यूचरिज्म, सॉरी ये न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो गई यहाँ से, फोविज्म ख़त्म हुआ, यहाँ पे फ्यूचरिज्म स्टार्ट हुई। फ्यूचरिज्म जो है ये आर्टिस्टिक एंड सोशल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन इटली in Dash in the early 20th century. Futurism was flourished in the early Dash century. 19th मे भी इसका आंसर 20th हो। ठीक है, ये मुझे इसका थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों को ही मार्क किया हुआ है। अर्ली 20th, हाँ अर्ली 20th ही हो सकता है। इट एम्फसाइज्ड एंड ग्लोरीफाइड थीम एसोसिएटेड विद द कॉन्टेम्परेरी कॉन्सेप्ट्स। अब जो फ्यूचरिज्म है वो नाम से ही वाज़ेह है, ठीक है। फ्यूचरिज्म कॉन्टेम्परेरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ही हैं जो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, बेशक वो पास्ट में भी यूज़ हुए हैं और वो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। इसमें किस तरह की फ्यूचरिज्म में थीम्स होती थी? स्पीड, टेक्नोलॉजी, यूथ, वायलेंस, ठीक है। फ्यूचरिज्म जैसे नाम से ही वाज़ेह है, ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि आर्टिस्टिक और सोशल मूवमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि फ्यूचरिज्म की थीम्स क्या थी? स्पीड, टेक्नोलॉजी, यूथफुल वायलेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्यूचरिज्म आर कार, एरोप्लेन, इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक। इसमें सारा आर्टिस्टिक सा टेक्निकल सा काम है, कार, एरोप्लेन, इंडस्ट्रियल सिटी। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्यूचरिज्म? फिलिप्पो। फाउंडर, अब हर किसी का फाउंडर था। फोविज्म का फाउंडर हेनरी मैटिस थे, उनके साथ एंड्रू ड्रेन थे, और फ्यूचरिज्म जो है इसके फिलिप्पो हैं, फिलिप्पो थॉमस, ठीक है। फिलिप्पो थॉमस ये कौन थे? पोइट थे, ठीक है। हु हेल्प टू शेप रेवोल्यूशनरी एस्थेटिक टू द फ्यूचरिज्म मूवमेंट एज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल फिगर, अम्ब्रिटो। ये अब फ्यूचरिज्म के आर्टिस्ट हैं। फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट है, उसके आर्टिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी एस्थेटिक आर्टिस्ट हैं। एज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल फिगर्स अम्ब्रिटो बोसियोनी, ठीक है। अम्बर्टो बोसियोनी 1882 में पैदा हुए। यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस इज अ डैश फ्यूचरिस्ट स्कल्पचर। ये यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, ये इन्होंने स्कल्पचर बनाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका स्कल्पचर जो किस चीज़ से बनाया था, इन्होंने ब्रॉन्ज से यूज़ किया था। विच इज़ अम्बर्टोज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग, ए डॉट द सिटी राइजेस। ये इनकी सेकंड पेंटिंग है। फर्स्ट इनका अम्बर्टो बोसियोनी जो है उनका स्कल्पचर था कंटिन्यूटी इन स्पेस। अम्बर्टो बोसियोनी पेंटेड द स्ट्रीट एंटर्स द हाउस, गलियां जो कि घरों में एंटर थी, नाम था उनका 1911 में। कार्लो वाज द लीडिंग फिगर ऑफ द फ्यूचरिस्ट मूवमेंट, कार्लो, ठीक है। ये अब नेक्स्ट एक आर्टिस्ट स्टार्ट हो गए हैं। पहले अम्बर्टो बोसियोनी हमने पढ़ा, ठीक है। अब कार्लो करा, was born 1881. Carlo painted woman on the balcony in 1912. The funeral of the anarchist Galli was painted on the funeral of Italian anarchist in 1911. इनका काम था। Metaphysical. Engineer's lover was finished during the metaphysical phase of the artist in 1921. Gino Severini was a dash of the futurist movement leading figure. अब ये न्यू नेम आया मेरे ख्याल में, ठीक है। Gino Severini was a leading figure. Gino Severini was born 7 April 1883. इन्होंने क्या क्या इनका काम था? पेंटिंग, ले मॉडिस्ट, द मिलिनर, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका मीनिंग है। ये इन्होंने 1910 से 11 में पेंट की। डायनामिक हायरोग्लाइफिक इज ऑफ द बेल तबरीन वाज पेंटेड, ये भी इनका काम था। नेक्स्ट एक न्यू आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, दादाइज़म। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, लिटरली इसका कोई वजूद है नहीं,
ठीक है इसका, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। डाडा वाज एन आर्ट मूवमेंट ऑफ द यूरोप एवेंट गार्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। आर्ट मूवमेंट है 20th आर्ट सेंचुरी की ही सारी मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। डाडा वाज बोर्न आउट ऑफ नेगेटिव रिएक्शन ऑफ द हॉरर ऑफ वार। वर्ल्ड वॉर वन का जो हॉरर, जो खौफ पैदा हुआ था, उसके नेगेटिव रिएक्शन में ये आई थी। This international movement was begun by a group of artists and poets associated with the Carbe Voltaire Zurich। अब ये कहते हैं कि ये एक आर्ट मूवमेंट है इंटरनेशनल, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मिल के स्टार्ट की। और इसके जो मोस्टली पोइट्स वगैरह थे वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट करते थे? कार्बे वोल्टायर ज्यूरिच। अब डाडा जो है ये रिजेक्टेड, क्या रिजेक्ट किया था? रीज़न एंड लॉजिक्स इन द आर्ट थ्रू एंटी कल्चरल वर्क। अब इन्होंने एंटी कल्चरल वर्क मोस्टली बनाए। हर पेंटिंग जो है उसमें हमें कोई रीज़न नज़र आती है, कोई लॉजिक नज़र आती है। ठीक है, इन्होंने आके उस चीज़ को रिजेक्ट किया कि आप आर्ट में कुछ भी बना सकते हैं, कोई उसमें रीज़न ना भी हो, कोई लॉजिक ना भी हो, तो भी आप आर्ट को बना सकते हैं। दादा वाज आल्सो एंटी डैश एज हैड पॉलिटिकल एफिनिटीज़ विद द रेडिकल लेफ्ट। बॉर्जियस, ठीक है, इसका मीनिंग है सेल्फ कॉन्शियस। ये बॉर्जियस थे, ये एंटी बॉर्जियस मीन सेल्फ कॉन्शियस के अगेंस्ट थे। ये पॉलिटिकल एफिनिटीज़ थी, ठीक है, रेडिकल लेफ्ट था। उसके बाद डाडा एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, व्हाट इंक्लूडेड? दादाइज़म का जो आर्ट था उसमें क्या क्या इंक्लूड था? पब्लिक गैदरिंग, demonstrations, publication of art, literally journals, all of these। ठीक है, पब्लिकली आर्ट, जनरल आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें सब कुछ ही था। नेक्स्ट एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट करें हम। आर्ट मूवमेंट है सूरियलिज्म। सूरियलिज्म इज़ अ कल्चरल मूवमेंट दैट बिगन इन द अर्ली 1920s। सूरियलिज्म इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स विजुअल आर्ट वर्क्स एंड राइटिंग। ये किस बात के लिए जानी जाती थी? इसका जो काम था विजुअल आर्ट वर्क और इसकी राइटिंग, इसमें लिटरेचर वगैरह सब कुछ ही था। Artist painted unnerving, illogical scenes with photographic precisions। What was the theme of surrealist painting? Surrealist painting जो थी, इनकी थीम क्या थी? रिलीजन, फिलॉसफी, हिस्ट्री, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ऑलमोस्ट हर तरह का। पास्ट में हिस्ट्री थी, मज़हब था, बहस था, फिलॉसफी थी और रोज़मर्रा के ऑब्जेक्ट्स सूरियलिज्म में। ठीक है, many surrealist artists and writers regarded their work as an expression of the philosophical movement। philosophical movement इसको बनाने के लिए surrealists develop out of Dada activities during World War First। अब ये डाडा जो है, डाडाइज़म जो था, इसी में से ये डेवलप हुआ था सूरियलिज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूरियलिज्म मूवमेंट वाज पेरिस। पेरिस से ही ये स्टार्ट हुई। को फाउंडर वाज द फाउंडर सूरियलिस्ट एंड्री ब्रीटन। एंड्री ड्रेन हेनरी मैटिस के साथ थे फॉविज्म के आर्टिस्ट। अब ये एंड्री ब्रीटन है, ये सूरियलिज्म के आर्टिस्ट हैं। एंड्री ब्रीटन जो थे वो पोइट थे, क्योंकि सूरियलिज्म में पोइट भी, लिटरेचर वाले आर्ट वर्क सब ये इंक्लूडेड ही हैं। तो एंड्री ब्रीटन ये एक पोइट थे हु वाज दी प्राइमरी पायनियर ऑफ सूरियलिज्म। अब ये नेक्स्ट आर्टिस्ट है मैक्स अर्नस्ट। मैक्स अर्नस्ट जो थे ये सूरियलिज्म से पायनियर थे। कब पैदा हुए? 2 April 1891। मैक्स अर्नस्ट वाज UBU Imperator in 1923। ले एंगी डू फोर वाज पेंटेड। ये किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, इसका मीनिंग है शायद द एलिफेंट। विच इज़ द मास्टर पीस ऑफ, सॉरी ये नीचे वाला मैंने लिखा, विच इज़ द मास्टर पीस ऑफ सूरियलिज्म। सूरियलिज्म जो है इसका मास्टर पीस क्या है? द एलिफेंट क्लैब्स। ठीक है, ये इनकी काम होगा सूरियलिज्म का। द एलिफेंट क्लैब्स कब पैदा, ये पेंट हुई 1921 में। अनदर पेंटिंग of Ernst Forrest and Doe was painted in
1927 डोरोथिया मार्गरेट टैनिंग वाज ए डैश सूरियलिस्ट। ये एक फीमेल आर्टिस्ट आ गई हैं सूरियलिज्म की, डोरोथिया मार्गरेट टैनिंग। अब सूरियलिस्ट की ये फीमेल आर्टिस्ट है, मे बी ये इम्पोर्टेंट हों, डोरोथिया मार्गरेट टैनिंग, क्योंकि अभी तक हमने सारे फीमेल ही पढ़े हैं मोस्टली, और मेल ही पढ़े हैं सारे, फीमेल कोई भी आर्टिस्ट नहीं पढ़ी। ये कब पैदा हुई? ठीक है, ये हैं 25 अगस्त 1910 में। डोरोथिया बर्थडे वाज पेंटिंग इनकी बर्थडे थी, वो सीन था सम्पोजिस जिसमें इन्होंने बनाए हुए थे, उसको पेंट किया 1942 में। डोरोथिया's another painting Some Roses and Their Phantoms was painted in 1952. Dorothea painted Hotel du Pavet Camber 202 in 1970. Dali I Dominage, best known for the striking and bizarre image as his surrealist work. Dali was born 11th May 1904, which is Dali's most recognizable word. यहाँ से अब ये न्यू आर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये डाली आई डोमेनिच, ये न्यू आर्ट स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे इनका सबसे काम जो है फेमस काम कौन सा है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी कब इन्होंने बनाई? इनका नाम है 1931 में। डाली मेड डैश टू रिप्रेजेंट द हॉरर्स ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर। इन्होंने क्या पेंट किया? ये जो सिविल वार हुई थी इनकी, उसको खौफ को ख़त्म करने के लिए। सी है इसका ऑप्शन, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स। सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स कब इन्होंने पेंट की? 1936 में, विच इज़ वन ऑफ द डालीज मोस्ट वेल नोन पेंटिंग फ्रॉम द लेटर पीरियड ऑफ हिज कैरियर। क्रूसिफिक्शन, कॉर्पस हाइपर कब्स 1954, ये बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है डालीज। ठीक है, क्रूसिफिक्शन कब पैदा हो बनाई पेंट की? सॉरी, मैंने पेंट किया कब? कॉर्पस हाइपर कब्स, ये 1954 में। क्रूसिफिक्शन का ये नेम भी लिखा हुआ आ सकता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूजेस अ विजुअल लैंग्वेज ऑफ डैश टू क्रिएट अ कंपोजिशन। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की डेफिनेशन में भी ये हो कि विजुअल लैंग्वेज किस तरह की यूज़ करता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? फॉर्म, कलर एंड लाइन। शेप कैसी है, कलर कैसे हैं और लाइंस कैसे हैं। और ये जो तीनों वर्ड्स हैं ना, ये एलिमेंट ऑफ आर्ट भी हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आर्ट स्टार्ट क्या हुआ? फॉर्म, लाइन, ठीक है। तो कलर। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ अ डैश नॉन फिगरेटिव आर्ट, नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट, नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की डेफिनेशन मोस्टली लोगों को क्लियर नहीं होती, तो इसमें देख लें। नॉन फिगरेटिव, कोई आपका स्पेसिफिक फिगर नज़र ना आए। नॉन ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्ट नज़र ना आए। नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, कोई स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ अ ट्रेंड इन द पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन दी 19th सेंचुरी में। ये बड़ा इसका ट्रेंड रहा है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे। इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कितने में फेजेस में डिवाइड किया जाता है? 6 में। वाज द फर्स्ट प्योरली एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट? वैसिलीविच। ठीक है, ये जो पहले एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं वैसिलीविच वाज बोर्न 16 दिसंबर 1866। वैसिली वाज द एन इन्फ्लुएंशियल रशियन पेंटर एंड आर्ट थ्योरिस्ट। ठीक है, ये रशिया से थे ये पेंटर और आर्ट थ्योरिस्ट भी थे। म्यूनिच सच वेपिंग वाज द चर्च ऑफ एसटी उर्सुला वाज पेंटेड। ये पेंटिंग का नाम है। ये सारी इसके काम ही है शायद 1908 से। वैसेली कैंडिंस्की पेंटेड इम्प्रोविसेशन 27 गार्डन ऑफ लव सेकंड इन डैश 1912 में।
Another composition of Vasily on white second was painted in 1923. Points was painted by Vasily, who was Joseph Albers. एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने वैसिली को पढ़ा तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं। जोसेफ एल्बर्ट्स, इसको भी आप एक जगह कलेक्ट करके लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो हैं वो आर्टिस्ट कितने हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं। कब पैदा हुए? 19 मार्च 1888। इन्होंने क्या पेंट किया? जोसेफ एल्बर्ट्स पेंटेड प्रोटोफॉर्म बी इन 1938। होममेड टू दिस स्क्वायर इज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑफ जोसेफ एल्बर्ट्स, ये इनका काम है। एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर रॉबर्ट मदरवेल वाज बोर्न, ठीक है, रॉबर्ट मदरवेल। अब ये एक तीसरा आर्टिस्ट, हम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1915। ये सारे हम वेस्टर्न आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं सारे, अभी किसी और कंट्री के नहीं हैं, ये वेस्टर्न है, ठीक है। रॉबर्ट मदरवेल हैज़ पेंटेड दी डैश 1957 to 61 एलिगी टू स्पेनिश रिपब्लिक। रॉबर्ट मदरवेल पेंटेड डैश इन 1941 to 44। इनकी पेंटिंग का नाम है द लिटिल स्पेनिश प्रिजन। वेस्टर्नर वाज पेंटेड in 1946. Franz Joseph Klein was an abstract expressionist. ये डिफरेंट एमसीक्यूज आ गए। पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के आर्टिस्ट पढ़े हैं, अब ये एक्सप्रेशनिस्ट भी थे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के। फ्रेंज जोसेफ क्लाइन, ठीक है। ये कब पैदा हुए? 23 मई 1910। ले ग्रॉसिस एंड डैश पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ये इनकी है। ली हाई वी स्पैन was painted by Franz Joseph. Joseph's painting number 2 was painted in 1954. मॉडर्निज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गई। एब्स्ट्रैक्ट इधर गुड बाय कहा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को, अब यहाँ से मॉडर्निज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई। मॉडर्निज्म इज़ अ डैश मूवमेंट, फिलोसफिकल मूवमेंट है, ठीक है। मॉडर्निज्म कब फ्लोरिश हुई, कब उभरी है? late 19th to early 20th century. Modernism was developed of modern industrial society and rapid growth of cities. Modernism was followed by the horror of World War One. Modernism में किस चीज़ को फॉलो करके बनी? World War One में। Modernism rejected the certainty of dash thinking, enlightenment thinking. मैनी मॉडर्निस्ट रिजेक्टेड डैश रिलीजियस बिलीव्स। बहुत सारे जो मॉडर्निस्ट पेंटर्स थे इन्होंने रिलीजियस बिलीव्स जो थे उनको रिजेक्ट किया। व्हाट आर द थीम ऑफ मॉडर्निज्म? मॉडर्निज्म जो है इसकी थीम्स क्या थी? लिटरेचर एंड फिलॉसफी, रिलीजियस फेथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ऑल ऑफ दीज। द पोइट इजरा पाउंड्स 1934 injunctions to dash was the touchstone of the movement's approach, make it new, ठीक है। touchstone movement's approach. A notable characteristics of modernism is self consciousness. मॉडर्निज्म के करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है तो उसमें एक करेक्टर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी था। मॉडर्निज्म एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ रियलिज्म। मॉडर्निज्म जो थे किस किस चीज़ की इन्होंने जो एक्सप्लिसिटी थी उसको रिजेक्ट किया? द आइडियोलॉजी ऑफ रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म विच इज़ पिकासोज मॉडर्निस्ट पेंटिंग। ये हमने पहले भी हमने पढ़ा है क्यूबिज्म में, ठीक है। ये फादर ऑफ क्यूबिज्म थे पिकासो और जॉर्ज। तो इसकी जो मॉडर्निस्ट पेंटिंग थी वो कौन थी? लेस्टिमोइसल्स डी एविगनन। ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न आर्ट पढ़े हैं तो इसमें वही काम पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। विच इज़ पीट मॉन्ट्रेन्स मॉडर्न पेंटिंग, ये न्यू आर्टिस्ट आ गए यहाँ पे। कंपोजिशन सेकंड इन रेड ब्लू एंड येलो। कंपोजिशन सेकंड इन रेड एंड ब्लू, रेड ब्लू एंड येलो। पीट मॉन्ट्रेन्स जो थे ये इनकी मॉडर्न पेंटिंग थी। विच इज़ मार्शल लूचम्स मॉडर्न पेंटिंग। लार्ज गिलास उनकी जो थी वो सबसे मॉडर्न पेंटिंग थी। नेक्स्ट न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुई Pop art. Pop art is an art movement that emerged in the mid 1950s in C dash in the late 1950s. अब ये पॉप आर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये आर्ट मूवमेंट है जो कि
1950s के मिड में स्टार्ट हुई कहाँ से, इंडिया से, एंड लेट 1915 पाकिस्तान। जो 1950 के मिड में तकरीबन इंडिया से स्टार्ट हुई और 50s जो थी इसके बाद पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। ये हम दोस्त कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, उल्टे दोस्त। इन ग्रेट ब्रिटेन पॉप आर्ट वाज ए रेबिलियन अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पॉप आर्ट क्या वजह क्या बनी उसके आने की, रेबिलियन अगेंस्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये तो बिल्कुल न्यू आर्ट मूवमेंट है 1950s, जिसमें हमारे मम्मा पापा हम होंगे, उस 90s की बात है। पॉप आर्ट रिप्रेजेंट अ चैलेंज to tradition of fire art by including imagery from the popular culture such as advertising and news। ये जैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो उससे रिलेट करता है पॉप आर्ट। इन पॉप आर्ट मटेरियल इज समटाइम्स विजुअल, ठीक है। इन पॉप आर्ट मटेरियल इज समटाइम्स विजुअल। हु इज द लीडिंग फिगर इन पॉप आर्ट? पॉप आर्ट में लीडिंग फिगर कौन थे? एंडी वॉरहॉल। पॉप आर्ट जो है उनके लीडिंग आर्टिस्ट थे एंडी वॉरहॉल was an American artist, ठीक है। Andy Warhol was born 1928। Which one of the following is Warhol's painting? A portrait of Michael Jackson। ये लेटेस्ट आ गए हैं सारे, ठीक है, जिनको हम भी जानते होंगे। एंडी वॉरहॉल की वो पेंटिंग थी, ठीक है। रॉय फॉक्स लिचटेनस्टाइन was one of the first American pop artists to achieve widespread renown। ये रॉय फॉक्स जो थे ये पहले अमेरिकन आर्टिस्ट थे, पॉप आर्टिस्ट, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड जो था नाम कमाया। रॉय फॉक्स लिचटेनस्टाइन was born 1923। रॉय फॉक्स was widely regarded as the bridge between his abstract expressionism and pop art। ये इन दोनों को इसने जोड़ा, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और पॉप आर्ट को, इन दोनों के बीच इसने एक ब्रिज कायम किया। मीन इसने अपने काम में दोनों को टच किया। Which is one of the most representative painting of pop art movement? ड्रॉइंग गर्ल, डूबती हुई लड़की जो थी तैर में पानी में है, शायद कोई गर्ल, उसका हाथ नज़र आ रहा है बाहर। ये उसका बहुत सा रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग थी। ड्रॉइंग गर्ल वाज पेंटेड बाय रॉय फॉक्स लिचटेनस्टाइन। Drawing Girl was painted in 1963, which is one of the best known painting of pop art। पॉप आर्ट की फॉर्म पेंटिंग थी, ये फेमस थी। रॉय फॉक्स इज़ वन ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन पॉप आर्ट मूवमेंट। Protagonists in pop art movement। James Rosenquist was born 1933। How much long is James painting? F 1386 feet। ओ पार्ट आ गया आगे। ओ पार्ट जो है इज नोन एज ऑप्टिकल आर्ट, ठीक है। ऑप्टिकल आर्ट इज द मेथड ऑफ पेंटिंग कंसर्निंग द इंटरेक्शन बिटवीन इल्यूजन एंड प्लेन पिक्चर। ऑप्टिकल आर्ट जो है ये एक पेंटिंग का मेथड है जो कंसर्न करता है कि इंट्रैक्शन बनाता है कि पिक्चर का जो प्लेन है, पिक्चर जो सरफेस है उसकी और इल्यूजन के बीच में। Op art is the method of painting concerning the interaction between understanding and seeing। ये एक मेथड है ओप आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये कंसर्न करता है अंडरस्टैंडिंग और देखने और दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है ना उसके साथ कंसर्न करता है। ऑप्टिकल वर्क्स एज एब्स्ट्रैक्ट एंड विद मैनी ऑफ द बेटर नॉन पीसीज है मेड इन ब्लैक एंड वाइट। इल्यूजन वाले इमेजेस मोस्टली बनाता है, ठीक है, black and white। When the viewers look at the work, the impression is given of dash movement। Bridge Lois is a leading exponent of pop art। Bridge Lois, ठीक है, Bridge Lois कब पैदा हुए? 1931। Which is Bridge Lois Tillis painting Movement in Squares। ये ओप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। Movement in Squares was painted
in 1961. Who is this paintings? कैटरैक्ट 3 पेंटिंग जो है, ये नेम है पेंटिंग का, ये किसकी पेंटिंग है? ब्रिज लॉइस की। कैटरैक्ट कब बनाई, कब पेंट की? 1967 में। ब्रिज लॉइस पेंटिंग शैडो प्ले वाज पेंटेड in 1990. Dash is widely accepted as grandfather and leader of the short-lived op art movement. विक्टर वेसेरेली, ये एक आर्टिस्ट हैं एक और, विक्टर वेसेरेली। ये कब पैदा हुए? 1906 में। ये ओप आर्टिस्ट पढ़े हम, ठीक है। Whose work entitled Zebra is considered by someone to be one of the earliest example of op art. विक्टर वेसेरेली जो थे, इसके काम को ज़ेब्रा का नाम दिया था, ठीक है। और इनका जो काम था वो ओप आर्ट की सबसे इनिशियल एग्जांपल्स थी। वाम वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ ओप आर्ट। वाम, ठीक है। मिनिमलिस्ट ये आ गई है मूवमेंट, न्यू मिनिमलिस्ट, ठीक है। आर्ट मूवमेंट अटेम्प्टेड टू रिमूव ऑल सजेशंस ऑफ डैश फ्रॉम द आर्टवर्क। सेल्फ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिनिमलिस्ट जो थे, इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, इन्होंने ट्राई किया कि आर्ट वर्क में से सेल्फ एक्सप्रेशनिज्म सारे रिमूव कर दिए जाएं। मिनिमलिस्ट ने किस चीज़ को रिजेक्ट किया? कंपोजिशन को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म, थीम, सिंबलिज्म, सजेशन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, रिप्रेजेंटेशन, social comment, elements of traditional work, all of the minimalist refers। इन्होंने ये सारा कुछ रिजेक्ट करने के बाद रेफ़र किसको किया? मिनिमलिस्ट रेफर्स यूज़ ऑफ यूनिटरी geometric forms, use of monochromatic palette of the primary colors, use of plain industrial factory made or store bought mass produced materials, ये सारे जो थे उन्होंने इसको प्रेफर किया। हु इज़ मिनिमलिस्ट? कश्मीर सेवेरिन नोविच मेलविच, ठीक है। कश्मीर इसको कह सकते हैं आप। कश्मीर जो थे कब पैदा हुए? ये हम मिनिमलिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 23 फरवरी 1879 में। कश्मीर सेवेरिनी पेंटेड ब्लैक सुपरमेटिक स्क्वायर 1915, सुपरमेटिस्ट कंपोजिशन वाइट ऑन वाइट। ये पेंटिंग कब इन्होंने बनाई? ठीक है, 1918 में। फ्रैंक स्टेला, ये भी एक मिनिमलिस्ट पेंटर हैं, ये एक अमेरिकन पेंटर थे। मिनिमलिस्ट के आई थिंक सेकंड पेंटर हम पढ़ रहे हैं। फ्रैंक स्टेला कब पैदा हुए? 12 May 1936। फ्रैंक स्टेला पेंटेड डाई फैनी हॉच इन 1959। फ्रैंक स्टेला हेरन सेकंड पेंटेड, ये हेरन जो सेकंड थी, ये पेंटिंग कब इन्होंने बनाई? 1969 में। टोनी स्मिथ इज़ ऑफन साइटेड एज ए पायनियर फिगर इन अमेरिकन डैश ओप आर्ट, पॉप आर्ट, मिनिमलिस्ट। टोनी स्मिथ जो थे आर्टिस्ट, ये हर तरह के ही इसमें काम में थे, ओप आर्ट, पॉप आर्ट, मिनिमलिस्ट, ठीक है। टोनी स्मिथ का पैदा हुए 23 सितंबर 1912 में। Who is situated to the fourth sign? होनोलुलु, हवाई, ठीक है। ये फोर्थ साइन जो था, वेयर सिचुएटेड द फोर्थ साइन। फोर्थ साइन किधर सिचुएटेड था? होनोलुलु, हवाई में। लाइट अप इज़ अबाउट 20 feet and 6 inches in height। ये मिनिमलिस्ट का जो काम था, आई थिंक उसकी हाइट वगैरह लिखी हुई है। आर्ट इन विच द कॉन्सेप्ट और आइडियाज इन्वॉल्व इन द वर्क इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल आर्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, ये डेफिनेशन है इनकी, नाम से ही वाज़ेह है, कॉन्सेप्ट का नाम है और कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्चुअल आर्ट बना है, ठीक है। द आर्ट इन विच द कॉन्सेप्ट और आइडिया इन्वॉल्व इन द वर्क इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल आर्ट, ओके। The term conceptual art came into use in the late 90s
1960s. In conceptual art, the idea or concept is most important aspect of the वर्क. जाहिर सी बात है कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट ही होगा और आइडिया. जोसेफ कॉसेट जो है ये कॉन्सेप्चुअलिस्ट आर्टिस्ट हैं. कब पैदा हुए? जनवरी 31 में. बस यहाँ पे इनका ये कॉन्सेप्चुअलिस्ट आर्टिस्ट इन्होंने जो है वो हमें पता जोसेफ कॉसेट ही ये एक इनका बनाया है. यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ. इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी जितनी भी आर्ट मूवमेंट्स थी कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट्स की उसको पढ़ा, ठीक है, और उनके आर्टिस्ट्स को हमने पढ़ा. ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. ये तकरीबन सारे एमसीक्यूज़ मैंने ट्राई किए हुए हैं और ये पीपीएससी के टेस्ट में भी इनमें से बहुत सारे ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें 50% तक टेस्ट इसमें से था. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक.